हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है, केस स्टडीज की जो सीरीज है, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की जो क्लास है उसमें हम इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशन इन दोनों की केस स्टडीज लेते हैं। तो अगर मैं पर्सनली बात करूं तो इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशन की केस स्टडीज़ के ज़्यादा ब्राइट चांसेस नहीं है कि इसमें से केस स्टडी आपके पास आएगी, क्योंकि इंटीग्रल्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको उसके अंदर एग्जाम के अंदर मिल सकते हैं। लेकिन केस स्टडीज़ के चांसेस मेरे अकॉर्डिंग बहुत कम है, फिर भी एक दो केस स्टडीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं। और प्लस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आप एक्सरसाइज 8.6 करते हैं तो उसका हर एक क्वेश्चन ही अपने आप में एक केस स्टडी है। तो अगर उसके लिए आपको स्पेशली मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए स्पेशली केस स्टडीज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर केस स्टडी उसमें से बनती है तो एक्सरसाइज जो लास्ट है उसकी ग्रोथ एंड डीके मॉडल, उसमें से हर एक क्वेश्चन अपने आप में केस स्टडी है। उसी के अगर आप 2-3 पार्ट्स बना के दे दोगे तो वो अपने आप में केस स्टडी बन गई। तो आप उसकी प्रैक्टिस आप वहाँ से भी कर सकते हो। फिर भी एक दो क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं ताकि आप थोड़ा सा और समझ पाएँ कि किस तरह से आपको केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन है इंटीग्रल्स या डिफरेंशियल इक्वेशन उसके आपको करने चाहिए। तो यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन है कि इंटीग्रल्स में से लिया गया, कह रहा द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए प्रोडक्ट इन इज गिवन बाय इज इक्वल्स टू। यहाँ पर आपके पास जो मार्जिनल रेवेन्यू दे रखा है, मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 6 - 4x + 3x², वेयर प्रोड्यूस एंड सोल्ड वर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब ये आपको बस एक मार्जिनल रेवेन्यू दिया हुआ है और कुछ यहाँ पर अभी हमारे पास नहीं है। अब फर्स्ट पार्ट में कहता है कि फाइंड द रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन आपको निकालना है। अब रेवेन्यू फंक्शन आपको पता है कि जो मार्जिनल फंक्शन है उसको अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे तो आपका रेवेन्यू बन जाएगा। तो यहाँ पर रेवेन्यू फंक्शन अगर आपको निकालना है तो आपको मार्जिनल को इंटीग्रेट कर देना है। तो 6 - 4x + 3x², और इसको अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो ये बन जाएगा 6x - 4x² अपॉन 2 + 3x³ अपॉन 3। तो 6x - 2x² + x³। ठीक है, ये बन गया हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू, सॉरी रेवेन्यू। अब कहते हैं कि एट x = 4 रेवेन्यू जनरेटेड इज 20। अगर x की वैल्यू 4 है तो जो रेवेन्यू हमें मिल रहा है वो 20 मिल रहा है, 20 रुपीज़ मिल रहा है। देन फाइंड द रेवेन्यू फंक्शन। तो रेवेन्यू फंक्शन क्या है? अब क्योंकि जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो यहाँ पर हम +c भी लेते हैं। तो जब तक इस +c की वैल्यू हमें नहीं मिलेगी तब तक हम एग्जैक्ट एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन पर नहीं आ पाएंगे। अभी हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो जनरल सॉल्यूशन है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर c की वैल्यू निकालेंगे और c की वैल्यू निकालने के लिए इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि इफ़ x = 4 देन रेवेन्यू इज 20। रेवेन्यू की जगह हम 20 पुट करेंगे, इक्वल्स टू x की जगह 4 पुट करेंगे, +c। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 20, 6 4 = 24, 16 2 = 32 + 64। इसको सिंप्लीफाई करो, इन सारी टर्म्स को इधर लाएंगे। देखो 20, 24 इधर आके माइनस हो जाएगा, 32 प्लस हो जाएगा और 64 माइनस। तो जो प्लस वाली वैल्यू हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस वाली को सॉल्व कर लेते हैं। तो c की वैल्यू मिल गई आपको यहाँ से -36। ठीक है, c की वैल्यू -36 आ गई। अब इसको आप पुट कर दोगे यहाँ पर रेवेन्यू फंक्शन में तो आपके पास एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया रेवेन्यू के लिए, 6x - 2x² + x³ -36। अब उसके बाद कह रहा है थर्ड पार्ट में फाइंड द डिमांड फंक्शन। अब डिमांड फंक्शन हम निकालते थे, अगर आप लोगों को याद हो कि डिमांड फंक्शन क्या होता है। जब हम रेवेन्यू फंक्शन निकालते थे तो हम p को x से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी डिमांड फंक्शन को x से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर हमें निकालना है डिमांड। तो डिमांड निकालने के लिए आप यानी p की वैल्यू निकालनी है, आपको रेवेन्यू को आप डिवाइड कर देंगे x से। तो जो आपके पास ये रेवेन्यू फंक्शन आ रहा है इन सारी टर्म्स को x से आप डिवाइड कर दो।
तो ये रह जाएगा 6, यहाँ से आ जाएगा -2x प्लस एक्स स्क्वायर -36/x। तो ये बन गया डिमांड फंक्शन। उसके बाद कहता है कि और फाइंड द एवरेज रेवेन्यू। अब एवरेज रेवेन्यू आप कैसे निकाल सकते हो, ये ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। तो किसी भी टर्म की अगर आपको एवरेज निकालनी है तो जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो यानी रेवेन्यू को x से डिवाइड करना है। तो ये जो वैल्यू है आपकी ये सेम ही आएगी, 6 - 2x प्लस एक्स स्क्वायर -36/x। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट केस स्टडी है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की। इसमें कहता है कि द स्पेस व्हीकल आर सप्लाइड पावर फ्रॉम द न्यूक्लियर एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। द आउटपुट ऑफ द रेडियो एक्टिव पावर सप्लाई फॉर ए सर्टेन सैटेलाइट इज गिवन बाय द फंक्शन दिस। तो ये आपको एक फंक्शन दे रखा है y = 50 e⁻⁻ -0.004t, वेयर y इज इन वाट्स। y की जो यूनिट है वाट है और टाइम जो है वो इन टर्म ऑफ डेज है। तो अब ये कहता है कि यहाँ पर आपको ये वैल्यू दे रखी है e⁻−0.36 की वैल्यू ये है, e⁻−0.36 अगर ये यूज़ होगा तो 0.6977 ये वैल्यू है, और log 1/2 की वैल्यू -0.6931 है। तो फर्स्ट पार्ट है, उसके अंदर कहता है आपको हाउ मच पावर विल बी अवेलेबल एट द एंड ऑफ 90 डेज। 90 डेज होने के बाद अब पावर कितनी हमारे पास अवेलेबल होगी। तो जो टाइम हमें यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर इसकी जगह आप पुट कर देंगे 90। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जा 36, डेसिमल आएगा यहाँ पर 3 प्लेस के बाद, तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा। तो e⁻−0.36 आ रही है, इसकी वैल्यू आपको यहाँ से दे ही रखी है 0.6977। तो इसको आप यहाँ पर पुट कर दो 0.6977। अब आप मल्टीप्लाई करोगे, 5 7 जा 35, 35 और 3 38, 5 9 जा 45 और 3 48, 5 6 जा 30 प्लस 4 34। यहाँ जीरो लगा दो, डेसिमल आ जाएगा इधर, तो आ जाएगा 34.88, या आप राउंड ऑफ करके लिख सकते हो 35 वाट। ठीक है, ये बन गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। उसके बाद सेकंड पार्ट में कहता है कि एट t = 0 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y0। एट t = 0 मतलब इनिशियल बात कर रहा है, जब स्टार्टिंग की बात कर रहा है। स्टार्टिंग में अगर t की वैल्यू 0 है देन y की वैल्यू y0 है। तो इस y0 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो t की जगह हम 0 पुट करते हैं, y की जगह y0 पुट करते हैं 50 e⁻−0.004 इंटू 0। तो e⁻0 बनेगा और e⁻0 हो जाएगा 1, तो y0 की वैल्यू आ जाएगी 50। यानी अगर हम t की वैल्यू अब 0 लेंगे मतलब इनिशियल वैल्यू की बात करेंगे, तो उस समय जो पावर है हमारे पास वो 50 वाट है। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पर। थर्ड में कहता है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द अमाउंट ऑफ पावर टू बी हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल स्ट्रेंथ। जो उसकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ थी, ओरिजिनल स्ट्रेंथ कितनी थी 50 वाट। अगर हम उसका हाफ करें तो हाफ करने में टाइम कितना लगेगा। यानी अगर y की वैल्यू हाफ ऑफ 50 हो यानी 25 हो, तो उस केस में जो टाइम होगा, टाइम की वैल्यू क्या होगी। तो इन वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करते हैं, y की जगह पुट करते हैं 25, यहाँ पर y आना था, ठीक है, इधर मतलब y है। तो y की जगह यहाँ पर 25 = 50 और e की पावर -0.004t। अब आप इसको इधर लाओ, तो 25/50 = e की पावर -0.004t।
अब यहाँ से टी की वैल्यू निकालनी है, तो अब आपको पावर में तो कोई वैल्यू दे नहीं सकता क्योंकि टी तो ऑलरेडी पावर में है, तो इसको पावर से नीचे लाना पड़ेगा। नीचे लाने के लिए आपको लॉग का यूज़ करना पड़ेगा। दोनों साइड हम लॉग ले लेते हैं, इधर ये काटने के बाद 1/2 आ गया, तो ये आ गया लॉग 1/2 इक्वल्स टू ई की पावर माइनस लॉग ई की पावर माइनस 0.004t। तो लॉग 1/2 की वैल्यू इसने आपको दे रखी है माइनस 0.6931, और लॉग और ई दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, रह जाएगा माइनस 0.004t। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इस टर्म को इधर लाओ, तो t की वैल्यू आ जाएगी 0.6931 डिवाइडेड बाय 0.004। अगर आप डेसिमल हटाते हो, ऊपर यहाँ पर 3 जीरो आ जाएंगी, इसका डेसिमल आप हटाते हो तो नीचे 4 जीरो आ जाएंगी, तो इससे ये कैंसिल, तो ये बचेगा आपके पास 6931 डिवाइडेड बाय 40। तो 6931 को अगर आप 40 से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास वैल्यू आएगी 173.2, यानी इसको अगर हम राउंड ऑफ कर देंगे तो 173 डेज। इतने दिनों के अंदर जो पावर है उसकी वो ओरिजिनल स्ट्रेंथ की हाफ हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी अगर इसके आपको और क्वेश्चन करने केस स्टडीज़ के, तो आप सिंपली जो इसकी लास्ट एक्सरसाइज है डिफरेंशियल इक्वेशन की वो आप करो, और इंटीग्रल्स की जो लास्ट की 2 एक्सरसाइज हैं जिसमें मार्जिनल रेवेन्यू कॉस्ट वाले क्वेश्चंस हैं वो 2 एक्सरसाइज करो। तो ये 2 एक्सरसाइज अगर आप कर लेते हैं तो इसका मतलब आप इनकी जो केस स्टडी है वो आप लोगों ने प्रिपेयर कर ली है, इसके लिए आपको और अलग से कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम प्रोबेबिलिटी की केस स्टडीज़ के साथ, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि प्रोबेबिलिटी की केस स्टडीज़ एक आएगी ही आएगी। Jungle.